Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT JEE in 99 and I am BTech from IIT BHU. And आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सम स्टैंडर्ड रिजिड बॉडी सिस्टम, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, ड्यू टू सर्कुलर रिंग along its axial position, due to semicircular ring at its center, and due to hollow sphere. So let's get started. Gravitational field density and potential. Circular ring at its center. रिंग के सेंटर पे फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल क्या क्या रहता है? तो जैसे मान ले ये है अपना एक सर्कुलर रिंग, मास एम रेडियस आर। तो रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशन, फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ये रहा तुम्हारे सामने। क्या? फील्ड डेंसिटी इज ऑलवेज जीरो, पोटेंशियल इज। तो हम लोग जर्नी शुरू करते हैं। द जर्नी बिगिंस कहाँ से? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से शुरू करते हैं। वाई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर इज जीरो। तो है ना, फील्ड डेंसिटी का बहुत सिंपल सा आसान सा लॉजिक है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखें। जैसे मान ले ये रहा सर्कुलर रिंग और आपको इसके सेंटर पे फील्ड डेंसिटी देखनी है। तो इस रिंग के कोई भी दो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स ले लें, कोई भी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल्स ले लें। जैसे मान ले इसके हमने दो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स ले लिए, इसके हमने मान ले कोई भी दो सिमेट्रिकली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट डिफरेंशियल एलिमेंट्स ले लिए डीएमएच। ध्यान से सोच, क्या जितना इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह सेंटर पे फील्ड डेंसिटी इधर होगी, क्या उतना ही इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से लेकिन इधर होगी? आवाज नहीं आई, ये सुनो भाई। एम मास से आर डिस्टेंस फील्ड डेंसिटी क्या पड़ता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। जितना मास इसका उतना ही मास इसका, जितना इस मास का सेंटर से डिस्टेंस उतना ही इस मास का सेंटर से डिस्टेंस, सेम है रेडियस ऑफ रिंग। तो मैग्नीट्यूड बराबर है। और डायरेक्शन तो क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी मास की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी इट इज ऑलवेज एक्टिव टुवर्ड्स द मास। इसकी वजह से टुवर्ड्स दिस मास, इसकी वजह से टुवर्ड्स दिस मास, खटैक कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से बिकॉज ऑफ ऑल द डायमेट्रिकली ऑपोजिट, सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट फील्ड डेंसिटी कैंसिल आउट कर जाएगी। जैसे मान लिया आपने साहब ये दो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है ना। तो जितना इस पार्टिकल की वजह सेंटर पे फील्ड डेंसिटी होगी टुवर्ड्स दिस मास, उतना ही इस एलिमेंट की वजह से फील्ड डेंसिटी होगी टुवर्ड्स दिस मास, खटैक कैंसिल आउट हो जाएगी। और वही पिक्चर तुम्हें हर एक है ना सिमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल्स की वजह से दिखेगी। इस पार्टिकल की वजह से टुवर्ड्स द, है ना, इस पार्टिकल की वजह से टुवर्ड्स द मास, है ना। ऐसे ही इस पार्टिकल की वजह से टुवर्ड्स, है ना, इस पार्टिकल की वजह से टुवर्ड्स, राइट। तो ये जितनी भी फील्ड डेंसिटी आपको दिख रही है सारी की सारी कैंसल आउट होगी, प्रोड्यूसिंग जीरो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एट सेंटर ऑफ रिंग। इसलिए हम बोलते हैं रिंग के सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी इज ऑलवेज जीरो। पोटेंशियल का डेरिवेशन आसान है, ठीक है। अब पोटेंशियल में आ जाए। जैसे यहाँ पे रिंग में कोई भी एक मैंने छोटा सा डीएम मास का पार्टिकल पकड़ लिया, ठीक है। तो उस छोटे से मास की वजह से यहाँ पे छोटा सा पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए इंटीग्रेट करा देंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेंशियल? आवाज नहीं आई। क्या हम लोग एम मास से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये पढ़ते हैं? क्या हम लोग एम मास से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, देख, क्या हम लोग एम मास से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये पढ़ते हैं? तो बता, इस डिफरेंशियल मास की वजह से सेंटर पे डिफरेंशियल पोटेंशियल क्या मैं ये लिख सकता हूँ? है ना, तो बोल रहे ये सुनो, फॉर्मूला वही है माइनस ऑफ जी एम बाई आर। तो माइनस ऑफ जी एम मतलब इस पार्टिकल का मास विच इज डी एम, आर का मतलब होता है मास से उस पॉइंट का डिस्टेंस वेयर द पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। तो बता, इस मास से सेंटर का डिस्टेंस क्या उतना ही हो जाएगा जितना कि रिंग का रेडियस है। इस मास से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा? असलियत में रेडियस क्या होता है? रेडियस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफरेंस, राइट। तो यहाँ पे पार्टिकल से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? उतनी जितना कि राइट रिंग का रेडियस है। ये होगा छोटे से पार्टिकल की वजह से वहाँ पे छोटा सा पोटेंशियल। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड। और इंटीग्रेशन देखो बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल है, पोटेंशियल में डायरेक्शन में कोई चक्कर होता नहीं है। पोटेंशियल में डायरेक्शन कोई चक्कर नहीं होता, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी वो वेक्टर है, तो उसमें डायरेक्शन है ना मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं, जी है, आ रहा है, ये सब कांस्टेंट है,
ठीक है, m वेरी करेगा, क्या m वेरी करेगा राइट फ्रॉम 0 से टोटल मास, यस और नो? यस सर। m यहाँ पे वेरी करेगा 0 से टोटल मास ऑफ दिस रिंग। इंटीग्रेशन बड़ा आसान सा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साहब कुछ नहीं है तो 1 मान ले। 1 का एक्स रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवाज नहीं आई। 1 का एक्स रेस्पेक्ट में क्या हम लोग इंटीग्रेशन एक्स पढ़ते हैं, तो क्या 1 का एक्स रेस्पेक्ट में एक्स, ठीक है। तो 1 का एम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 1 का एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स, तो 1 का एम के रेस्पेक्ट में लिमिट चिपका दे। तो यहाँ पे तुम लोग लिमिट छापोगे अपर माइनस लोअर लिमिट, कितना आएगा, अपर माइनस नहीं, एम की जगह कैपिटल है, एम की जगह 0, अपर माइनस लोअर लिमिट। तो क्या फाइनली पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन तुम्हें चमका, ये छोटा सा डेरिवेशन है। तो जैसे हम लोग सर्कुलर रिंग के सेंटर पे फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल डिस्कस करते हैं, उसी तरह से सेमी सर्कुलर रिंग के भी सेंटर पे फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। क्लियर है? हेडिंग बना ले, ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। तो ये है साहब सेमी सर्कुलर रिंग, मान लें मास m है, रेडियस r है और मास डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर मास डेंसिटी इसको बोलते हैं। क्लियर है? तो सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ये रहे तुम्हारे सामने, क्या पोटेंशियल का एक्सप्रेशन वैसा ही रहता है, बस फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी चेंज कर जाती है। ऐसे रिलेट करके थोड़ा सा याद रख लेना। तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो क्या, सर्कुलर रिंग के भी सेंटर पे हमने जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखा था वो यही देखा था, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। यहाँ पे भी जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वो सेम है, तो ऐसे रिलेट करके याद रख ले, ठीक है, कि दोनों सिचुएशन में पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सेम है, फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट है। वहाँ पे 0 था, यहाँ पे कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो, एक छोटा सा डिफरेंट टर्म आपको दिख रहा है। जी तो पता है भाई, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आर मतलब रेडियस है, एम मतलब मास ऑफ रिंग है। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा है यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी। कोई बताएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड आर? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड आर? यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? देख, असलियत में लैम्डा क्या होता है, लैम्डा को हम बोलते हैं सिस्टम की लीनियर मास डेंसिटी, मतलब सिस्टम का टोटल मास डिवाइड बाय सिस्टम का टोटल लेंथ। तो अगर यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग का लीनियर मास डेंसिटी लिखना चाहें तो मास तो पता है m, लेंथ कितना होगा? इट इज पाई आर। ये सुनो, पूरा सर्कल होता है, इट्स लेंथ वुड बी 2 पाई आर, आधा है ना रे, पाई आर हो जाएगा। क्लियर? तो असलियत में ये जो लैम्डा देख रहा है वो ये है लीनियर मास डेंसिटी। रिंग का मास कितना है, रिंग का लेंथ कितना है, छापते चलें, डेरिवेशन पाते हैं। तो डेरिवेशन यहाँ पे धमाकेदार अप्रोच है। यहाँ पे एलिमेंट लेने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, ठीक है। क्या मेथड है देखो, ये है सेमी सर्कुलर रिंग का लाइन ऑफ सिमेट्री। ये वो लाइन है जिसके अबाउट मास इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज लाइन अबाउट विच मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस लाइन ऑफ सिमेट्री से थीटा एंगल पे घबराना नहीं। ये सब केसेस हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे सेंटर ऑफ मास रिलेशन में और रोटेशन में। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के जब हम लोग सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे ना, या किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो ये डेरिवेशन वापस से काम आएंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से तुम्हें फंडे क्लियर होंगे। बट सिंस यहाँ पे उसका यूज है तो समझते चल, ठीक है। रॉड में डिफरेंशियल एलिमेंट लेते कैसे हैं, सर्कुलर रिंग में डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं, डिस्क में डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लेते हैं, हॉलो स्फीयर में कैसे लेते हैं, सॉलिड स्फीयर में कैसे लेते हैं, डिटेल में चर्चा हो जाएगी, टेंशन मत ले। ठीक है, कहाँ पे? सीएम एंड कोलेशंस में, ठीक है। अभी यूज है तो थोड़ा सा उसको समझते चलना। लाइन ऑफ सिमेट्री से थीटा एंगल पे डी थीटा का एक डिफरेंशियल एंगल सबटेंड करने वाला ये छोटू सा डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ा। ये डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का अप्रोच है। क्या बोला? यहाँ से थीटा पे डी थीटा का डिफरेंशियल एंगल सबटेंड करने वाला ये डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ा, ठीक है। सबसे पहले छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मास लिखना सीखें, ठीक है। इस पार्टिकल का फंडे क्लियर कर, बाकी तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। ऑल यू नीड इज जस्ट रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो हम लोग स्टैंडर्ड केसेस पढ़ रहे हैं, किस केस की वजह से कितना फील्ड डेंसिटी, किस केस की वजह से
किस पोजीशन पे कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, वो अपने को याद रखना है, ठीक है। बाकी जब एडवांस लेवल के सवाल बनेंगे, ये सब केसेस हम लोग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी के लिए पढ़ते हैं, अगर इसे हम मास डेंसिटी वरी करा जाएगा तो सारे फॉर्मूले उड़ जाएंगे, तो वहाँ पे डेरिवेशन काम आएंगे, हम लोग लेवल 2 में करेंगे, ठीक है। इसमें कैसे कैसे वेरिएशंस बन सकते हैं, जहाँ पे इन डेरिवेशंस का यूज़ होगा तो वो करेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। तो अभी डेरिवेशन समझें। तो छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मास, उसको निकालने का सब अप्रोच क्या है, तो देखो ये इसकी हवा नहीं लगी होगी, किसी को चमका, ये मैंने डीएम कैसे लिखा, ये जो डिफरेंशियल पार्टिकल का डिफरेंशियल मास लिखा है, चमका नहीं रहा तुम लोगों को, पूरा बाउंसर मारा ऐसा सोच, पूरी रिंग का मास डिवाइड बाय पूरी रिंग का लेंथ, तो मास आप कितना है m और लेंथ कितना है पाई आर, कोई शक नहीं, और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल, दैट विल गिव यू मास ऑफ दिस पार्टिकल, क्लियर। तो पूरे का मास हो गया m डिवाइड बाय पूरे का लेंथ हो गया पाई आर। अब सवाल आया हाउ टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल, इस छोटे से पार्टिकल का छोटा सा ये जो लेंथ है dl, ये कैसे निकालना है, तो ध्यान से देख, क्या ये आर्क की फॉर्म में दिख रहा है, और क्या आर्क होता है एंगल इंटू रेडियस, खटैक, ये सुनो, क्या हम लोग पढ़ते हैं आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, है ना, तो बोलो भाई, ये सुनो, तो आर्क मान ले हो गया कितना dl, आर्क कितना हो गया dl, एंगल कितना है d थीटा, और रेडियस कितना है रिंग का, रेडियस कैपिटल आर। तो dl की वैल्यू मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली चिपका दी है, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट हो गया हूँ यहाँ पे, बाकी फंडा पकड़ ध्यान से, क्या है, पूरी रिंग का मास डिवाइड बाय पूरी रिंग का लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ दिस पार्टिकल, दैट विल गिव यू मास ऑफ दिस पार्टिकल। अब सवाल आया हाउ टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, तो वो आर्क की फॉर्म में विच इज एंगल इंटू रेडियस, एंगल कितना दिख रहा है d थीटा और रेडियस कितना दिख रहा है, अब समझ में आ गया। ये जो m बाई पाई आर है, क्या इसकी वैल्यू मैं लैम्डा चिपका सकता हूँ, अभी भी देखा, m बाई पाई आर इज नथिंग बट लीनियर मास डेंसिटी ऑफ दिस रिंग, तो dm हो गया लैम्डा आर, ठीक है। तब अब हम क्या करेंगे, छोटे सा पार्टिकल की वजह से सेंटर पे छोटा सा फील्ड डेंसिटी देखेंगे, ठीक है, पहले समझा है ना, बाद में छापते रहना। छोटे सा पार्टिकल की वजह से छोटू सा, बोलो भाई, ये सुनो, m मास से डिस्टेंस फील्ड डेंसिटी क्या पढ़ते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी मतलब जी, m मतलब इस छोटे से पार्टिकल का छोटा सा मास डी एम, और आर क्या होता है, उस एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे फील्ड डेंसिटी निकालनी है, तो इस मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, उतना ही जितना कि रिंग का रेडियस है, इस मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, सेम एज रेडियस ऑफ दिस रिंग, तो आर की जगह कैपिटल आर चिपका दिया, डी एम निकाल चुका, चिपका दे, तो डी रेडियस इन दिस फॉर्म जी बाई आर स्क्वायर लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, डी एम की वैल्यू बस चिपका दिया, आर आर निपटा दे, ठीक है, पहले इतना छापा। अब थोड़ा सा तुम लोगों को कंपोनेंट्स लिखना सिखाता हूँ, कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स लेते हैं। डायग्राम थोड़ा सा अलग से पकड़ लेते हैं, डायग्राम को जो है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे थीटा एंगल पे ये छोटा सा एक डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ा, और साहब इस डीएम मास की वजह से सेंटर पे ये डिफरेंशियल फील्ड डेंसिटी है, क्या इसकी डायरेक्शन तुम्हें ये दिख रही है, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, क्या दिस डायरेक्शन ऑफ डी, किसी मास की वजह से किसी पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी इट इज ऑलवेज एक्टेड टूवर्ड्स द मास, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इट इज ऑलवेज एक्टेड टूवर्ड्स द मास। अब देख, ऐसा मत सोचना कि सब छोटे से एलिमेंट की वजह से हमने छोटा सा फील्ड निकाल दिया, पूरी की पूरी रिंग की वजह से टोटल फील्ड निकालने के लिए यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फील्ड डेंसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें देखना पड़ेगा कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो रहे हैं, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट की वजह से जो फील्ड डेंसिटी का डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। ध्यान से देख, इस पार्टिकल की वजह से डिफरेंशियल फील्ड इधर होगी, लेकिन भाई साहब इस पार्टिकल की वजह से फील्ड डेंसिटी टूवर्ड्स दिस मास होगी, इसकी वजह से टूवर्ड्स दिस मास, अलग अलग पार्टिकल की वजह से अलग अलग हो रहा है ना, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से कंपाउंड्स कैंसल आउट हो रहे हैं, कौन कौन से एड अप हो रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड्स रहते हैं, तो डी का ध्यान से देख, क्या ये कंपाउंड डी का ऑसेटा दिख रहा है, और क्या ये भाई साहब साइन दिख रहे हैं, क्या साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट कैंसल आउट हो जाएंगे। जैसे तुमने यहाँ से थीटा पे ये डीएम पकड़ा, ऐसे ही उसी लाइन ऑफ सिमेट्री से थीटा पे, लेकिन इधर वाला अगर मैं डीएम पकड़ता हूँ तो ध्यान से सोचें, क्या जितना इस डीएम की वजह से यहाँ पे फील्ड डेंसिटी होगा, क्या उतना ही इस डीएम की वजह से यहाँ पे फील्ड डेंसिटी होगा। ये सुनो, दोनों का मास बराबर है, दोनों मासेस से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है, इसलिए जितना इसकी वजह से यहाँ पे उतना ही इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड डेंसिटी। अच्छा बस डायरेक्शन, हाँ मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अलग होगा। इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से फील्ड डेंसिटी क्या होगा,
टूवर्ड्स द मास। यस, इस डिफरेंशियल मास की वजह से फील्ड डेंसिटी क्या होगा, टूवर्ड्स द मास। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, बस डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्लियर है? इसकी वजह से टूवर्ड्स द मास इधर, इसकी वजह से टूवर्ड्स द मास है इधर है। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, डी का थीटा के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट वही मिलेगा क्या, डी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा डी साइन थीटा। वही तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, जो साइन वाले कॉम्पोनेंट्स हैं दे विल गेट कैंसल्ड। तो क्या रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। ये सुनो, क्लियर? तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी लिखेंगे, इट इज नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी, रिजल्टेंट फील्ड आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। वैल्यू चिपका दी, इधर देखो, डी की जो वैल्यू है जी लैम्डा बाय आर और डी थीटा, जो कांस्टेंट टर्म से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है? कोई बताए लिमिट्स फॉर थीटा, थीटा विल वेरी कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स सोच के बता, थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? इट विल वेरी फ्रॉम -90 टू +90, क्योंकि थीटा हमने यहाँ से रीड किया है, तो यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स प्लस यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स। भाई सोच, इधर देख, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा बढ़ता जा रहा है, देख। और जब यहाँ पे आएगा तो ध्यान से देख, क्या पूरा का पूरा एंगल 90 दिख रहा है, लेकिन इधर जा रहा है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव है, दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखेगा तो -90 और यहाँ पे देखेगा तो +90। ध्यान सोच, जब थीटा -90 होगा तो क्या ये वाला एलिमेंट इंडिकेट हो रहा होगा, और जब थीटा बराबर 0 होगा तो क्या ये वाला एलिमेंट इंडिकेट हो रहा होगा। ये थीटा 0 है क्योंकि थीटा हम यहाँ से रीड कर रहे हैं। और ध्यान सोच, जब थीटा +90 होगा तो क्या ये वाला एलिमेंट इंडिकेट हो रहा होगा। तो क्या हम -90 से +90 में इस सेमी सर्कुलर रिंग के हर एक एलिमेंट को इंटीग्रेट कर ले जाएंगे। हर एक एलिमेंट का जो इफेक्ट है उसको हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन में इनकॉर्पोरेट करना है, वो इंक्लूड करना है, ऐसा है। और जो थीटा हमने लिया है वो यहाँ से लिया है, लाइन ऑफ सिमेट्री से, इसलिए वो वेरी कर रहा है -90 से +90। मान ले इसमें मैं बोलता कि सब थीटा लाइन ऑफ सिमेट्री से रीड ना करके मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल से रीड करता, तो सोच के बोल, क्या थीटा मेरा वेरी करता 0 से 180? ये सुनो, तो रट्टा नहीं मारना है रे, है ना, बिल्कुल प्योरली अपने को कंसेप्ट पकड़ना है, समझना है। यहाँ पे अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से रीड करता तो क्या थीटा 0 से 180 जाता? थीटा बराबर 0 मतलब ये एलिमेंट, थीटा बराबर 90 मतलब ये एलिमेंट, थीटा बराबर 180 मतलब, बट हमने यहाँ से लिया नहीं, हमने कहाँ से लिया है, लाइन ऑफ सिमेट्री से, इसलिए वो वेरी करेगा -90 से +90। पहले इतना छापा है, इसके आगे का नहीं आसान है, लॉजिक वैसा भी इतना ही था, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखो ऐसा है, इसमें इंटीग्रेशन आसान है, जी लैम्डा बाय, बोलो भाई क्या किया हमने, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, बट इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, लिमिट लिमिट चिपका दे, तो फील्ड डेंसिटी हो जाएगा जी लैम्डा बाय आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है? तो क्या किया यहाँ पे समझ में आया, साइन माइनस थीटा एस माइनस साइन थीटा, क्या किया, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस तो छोड़ दे, साइन माइनस थीटा एस, वी हैव यूज्ड दिस, साइन माइनस थीटा एस माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा एस प्लस कॉस थीटा। ठीक है? तो अब देखो, जी लैम्डा बाय आर, इट इज साइन 90 माइनस माइनस, क्या यहाँ पे प्लस दिख रहा है, क्या सुना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो दिस इज जी लैम्डा बाय आर साइन 90 और साइन 90। ठीक है? तो ये छोटा सा डेरिवेशन है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। डायरेक्शन को समझने के लिए ध्यान से देख, असलियत में हमने जो रिजल्टेंट फील्ड निकाली थी वो निकाली कैसे थी, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। कैसे निकाला है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। तो ध्यान से सोचें, क्या जिस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा होगा उस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फील्ड होगी, ये सुना,
जिस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा होगा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी। डी कॉस थीटा किधर दिख रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी कॉस थीटा? इट इज अ परपेंडिकुलर टू डायमीटर एंड टूवर्ड्स द रिंग। डायरेक्शन को अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या डायरेक्शन तो मैं ऐसी दिख रही है, जिधर डी कॉस थीटा दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। और डी कॉस थीटा किधर है? परपेंडिकुलर टू डायमीटर, और ऐसा है तो टूवर्ड्स द रिंग है, ऐसा होता है इट वुड बी अवे फ्रॉम द रिंग। डायग्राम छाप ले। पोटेंशियल सीधा सीधा है, किसी भी स्मॉल मास की वजह से यहाँ पे डिफरेंशियल पोटेंशियल निकाल ले, टोटल निकालने के लिए डायरेक्टली इंटीग्रेट करा दे। तो पोटेंशियल का प्रोसेस बड़ा आसान है। बोल, एम मास से डिस्टेंस पोटेंशियल क्या पड़ता है? माइनस ऑफ जी एम बाई आर। तो एम यहाँ पे कितना हो जाएगा? डी एम। तो डी एम से आर डिस्टेंस पे तो माइनस जी डी एम अपॉन आर। आर मतलब मास से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो क्या इस मास से सेंटर का डिस्टेंस उतना ही हो जाएगा जितना कि रिंग का रेडियस है? तो आर मतलब यहाँ पे रिंग का रेडियस आ जाएगा। ये होगा छोटे से मास की वजह से सेंटर पे छोटा सा पोटेंशियल। टोटल निकालने के लिए वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड। पोटेंशियल है ना, स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन कोई चक्कर है नहीं। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मास क्या वेरी करेगा? राइट फ्रॉम जीरो से टोटल मास ऑफ दिस रिंग। डायरेक्टली मास को इंटीग्रेट करा दिया। यहाँ पे थीटा वीटा का चक्कर नहीं है। पोटेंशियल है ना स्केलर, डायरेक्शन कोई चक्कर है नहीं, सीधा सीधा इंटीग्रेट करा सकते हो। तो 1 का x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, तो 1 का m का रेस्पेक्ट में m हो जाएगा। लिमिट लिमिट चिपका सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। अब जैसा हम लोग सर्कुलर रिंग के सेंटर पे फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिस्कस करते हैं, उसी तरह से सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे भी फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफाइन होते हैं। हेडिंग बनाए। केस नंबर नेक्स्ट, field intensity and potential due to circular ring along its axis ठीक है सर। जैसे मान ले अपने पास इस तरह का एक सर्कुलर रिंग है, मास ऑफ रेडियस आर। इस बार जो फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल निकालना है उसके सेंटर पे ना निकाल के उसके एक्सेस पे निकालना है। कहाँ पे निकालना है? अलोंग इट्स एक्सेस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो पहले तो ये डायग्राम का तुम लोगों को थोड़ा सा फील दिला देता हूँ, ठीक है? असलियत में ये जो डायग्राम है वो क्या है और है ना कैसे है, सब लोग थोड़ा सा फील करें, है ना। एवरीवन सी द स्किलर विजुअलाइजेशन, है ना। ये देख, ये मान ले सर्कुलर रिंग है ना, तुम लोगों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ ठीक है। अच्छा, ये है रिंग का सेंटर, दिस द सेंटर ऑफ रिंग। इस बार लेकिन हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो लाई कर रहा है उसकी एक्सेस पे। तो एक्सेस क्या होती है, किधर होती है? एवरीवन सी दिस, है ना। ये देख, रिंग का ये है सब एक्सेस सामने से, है ना, देख पा रहे हो तुम लोग। दिस कॉल्ड एज एक्सेस ऑफ रिंग। और पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर अलोंग इट्स एक्सेस, ठीक है। असलियत में ये है, ठीक है। और ये जो मैंने बनाया है ये बेसिकली साइड व्यू है। जैसे इसको अगर तुम सामने से देखोगे इट विल लुक लाइक अ पॉइंट। जैसे इसको मैं, है ना, तो मैं देखने को बोलता हूँ कि इसको ध्यान से देख, ये एक्सेस है, इसको ध्यान से देख। बट अगर सामने से देखेगा, मतलब यू नो आई लेवल पे देखेगा, इट विल लुक लाइक अ पॉइंट। ऐसे देखना, ऐसे, है ना, तो एक्सेस नहीं देखेगा तुम्हें। ऐसे अगर सामने सामने से देखेगा ना, फ्रंट व्यू अगर देखेगा, ठीक है, इट विल लुक लाइक अ पॉइंट, ऐसा है। बट अगर उसको साइड से देखेगा, जैसे मैं अभी राइट नाउ इसको साइड से देख रहा हूँ, है ना, मेरे लिए ये साइड व्यू है, तो इट विल, है ना, ये पूरा का पूरा एक्सेस हमें दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो तुम अगर इसको सामने से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट यहाँ पे ऑब्जर्व होगा। बट इसको मैं देख रहा हूँ साइड से, ठीक है, तो ये बेसिकली साइड व्यू मैंने बनाया इस तरह से। एक्चुअली में द सिचुएशन इज लाइक दिस, एवरीवन सी दिस। ये रिंग है, ये इसका एक्सेस है, और पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है, डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर अलोंग इट्स एक्सेस। क्लियर? साइड व्यू है, साइड व्यू ऐसा है और ऐसे है, ये इस तरह से व्यू है। क्लियर है? तो इस रिंग की वजह से इस एक्चुअल वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ये रहे तुम्हारे सामने। क्या? एक्सप्रेशन देख के घबराने का नहीं, ठीक है, आसान आसान से डेरिवेशन है। टर्म्स, पहले टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। टर्म्स आसान है। एम मतलब रिंग का मास है,
कैपिटल आर मतलब रिंग का रेडियस है। व्हाट इज एक्स? इट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशन फील्ड डेंसिटी या पोटेंशियल निकालना है। क्लियर है? अब तो चलें डेरिवेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो यहाँ पे एक हमने छोटा सा डिफरेंशियल पार्टिकल पकड़ लिया डीएम का, तुम लोग एक सेपरेट डायग्राम बना देना, ठीक है? राइट ऐसा नहीं उसे डायग्राम में सब बना दिया, अब जो समझना है समझ ले ठीक है? उस डायग्राम बहुत मच हो जाएगी, तो ड्रॉ सेपरेट डायग्राम। तो यहाँ पे साहब मैंने एक है ना टॉप में है ना, फील कर पा रहा है? ये देख एवरीवन सी दिस है ना, फील कर थोड़ा सा, तुम लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ, ठीक है? रिंग का एक जो टॉप मोस्ट डिफरेंशियल एलिमेंट है ऑफ मास डीएम, ये मैंने एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ लिया है। तो ध्यान से देख, हम निकालेंगे साहब इस छोटे से पार्टिकल की वजह से इस पी पॉइंट पे छोटा सा है ना डिफरेंशियल फील्ड डेंसिटी। लिख रहा हूँ, दिमाग लगा। देखो क्या किया है एम मास से डिस्टेंस ऑफ फील्ड डेंसिटी जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो जी मतलब जी हो गया, एम मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट का डिफरेंशियल मास, दैट इज जी एम। अब इस मास से इस पॉइंट का डिस्टेंस आप कैसे निकालना है? तो ध्यान से देखें, क्या ये तुम्हें एक रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है जिसके साइड्स ये हैं? यस नो? ये क्या तुम लोग रेक्टेंगल ट्रायंगल ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ये रिंग का रेडियस है कैपिटल आर, दस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, और ध्यान से देख क्या एंगल 90 दिख रहा है? पाइथागोरस चिपका दे तो ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर स्क्वायर। पाइथागोरस घुमा दिया, रूट ऑफ द स्क्वायर अंडर स्क्वायर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द पॉइंट। तो मास से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है? तुम लोग अगर ध्यान से देखो, तुम लोगों को अगर थोड़ा फील करना है ये सब क्या राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कैसे बन रहा है, तो देख सब लोग थोड़ा ध्यान देना। असलियत में ये रिंग है और ये उसकी एक्सेस है, पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है एट डिस्टेंस एक्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट एंगल ट्राइंगल। एवरीवन सी दिस, फील कर पा रहा है? द साइड इज आर, द साइड इज एक्स एंड दिस इज ये यहाँ कहीं डिफरेंशियल मास बैठेला है, पूरा 3D में है रे, थोड़ा सा है ना विजुअलाइज करने की कोशिश करें। आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, ये फील कर पा रहा है? असलियत में ये वाला वो राइट एंगल ट्राइंगल है जो मैंने यहाँ पे चिपकाया है, ये देखिए ये द साइड इज आर, द साइड इज एक्स, और ये है डिफरेंशियल मास से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो कि हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर एंड दस एक्स स्क्वायर, और उसका स्क्वायर है इसलिए वहाँ पे रूट उड़ जाएगा। तो दस इज जी डी एम, रूट हटा दे, ठीक है? अब टोटल फील्ड डेंसिटी निकालने के लिए यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, देखना पड़ेगा ना कौन कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, कौन कौन सी क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है, कौन कौन से जो फील्ड के कंपोनेंट्स है वो ऐड अप हो रहे हैं, कौन कौन से फील्ड डेंसिटी के कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट पार्टिकल की वजह से फील्ड डेंसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में होगी ना। ध्यान से देखें, जैसे इस पार्टिकल की वजह से टूवर्ड्स दिस मास, इस पार्टिकल की वजह से देखो अलग हो रहा है ना, टूवर्ड्स दिस मास, इस पार्टिकल की वजह से टूवर्ड्स दिस मास, तो हर एक पार्टिकल की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो वेरी कर रही है। तो टोटल फील्ड निकालने के लिए यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, देखना पड़ेगा, है ना? आओ देखते हैं। इस मास की वजह से इस पॉइंट पे ध्यान से देख क्या डिफरेंशियल फील्ड डेंसिटी डी, तो मैं डायरेक्शन देख रही है टूवर्ड्स द मास, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, डी का ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, और सब डी का ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा डी का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। क्या हम बोल सकते हैं इस पार्टिकल के सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट की वजह से डी के जो साइन वाले कंपोनेंट्स हैं दे विल गेट कैंसल्ड, और रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। ये सुनो, चमका नहीं रहा तुम लोगों को इधर देख, एवरीवन सी दिस, अलग से बना देते हैं ना उस डायग्राम में थोड़ा सा ठीक है, उस डायग्राम को थोड़ा सा अलग से बना लिया जाए, ऐसे तुम लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा। देख असलियत में क्या हो रहा है रे, सोच एवरीवन सी दिस, है ना, किलर विजुअलाइजेशन। एक डिफरेंशियल मास यहाँ पे, इसका जो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट है, जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पार्टिकल है वो यहाँ कहीं है, तो मैंने ये सब दो डिफरेंशियल एलिमेंट पकड़ लिए हैं जो कि सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट है। क्या जितना इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड डेंसिटी इधर होगी, टूवर्ड्स मास होगी ना, क्या उतना ही इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से फील्ड डेंसिटी लेकिन इधर हो जाएगी। ये सुनो, जितना मास इसका उतना ही मास इसका, जितना इस मास का पॉइंट से डिस्टेंस उतना ही इस मास का पॉइंट से डिस्टेंस, फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, फील्ड डेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा
डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स मास, इसकी वजह से टूवर्ड्स मास, डायरेक्शन भी है ना डिफरेंट डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड बस सेम है। जितना इसका मास उतना ही इसका मास, जितना इस मास से पॉइंट का डिस्टेंस उतना ही इस मास से पॉइंट का डिस्टेंस है, ऐसा है। अब ध्यान से देख, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, आइडेंटिकल ट्राइंगल्स है ना, ये देखो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ये ट्राइंगल देखें और ध्यान से ये वाला रेक्टेंगल ट्राइंगल देखें, सब बराबर है तो है, सिमिलर ट्राइंगल है। ये साइड आ रहा है, ये भी साइड आ रहा है, ये साइड तो वैसे ही कॉमन है, ये साइड बराबर है, इसलिए ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। अब कॉम्पाउंड तुम्हें अच्छे समझ में आएंगे, डी का ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और सब ये कॉम्पाउंड हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर द सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, डी का ये हो जाएगा डी कॉस थीटा और ये चला जाएगा डी का साइन थीटा। तो साइन वाले जो कॉम्पोनेंट्स है ना वो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, ये देख सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, इनकी वजह से इनकी वजह से इनकी वजह से है ना वो कैंसल आउट कर जाएंगे। तो जो रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी होगी इट इज नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी, इंस्टेड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट जो फील्ड डेंसिटी आप लिखेंगे इट्स इंटीग्रेशन ऑफ डी का, ठीक है ना। तो डायग्राम भी कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ते हैं, आओ। तो इसमें डी तो पता है, कॉस थीटा भी लगे हाथों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोई बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन द रेक्टेंगल ट्रायंगल। इस रेक्टेंगल ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। बोलो भाई, क्या रेक्टेंगल ट्रायंगल क्लियर है? ये रेक्टेंगल ट्रायंगल पकड़े हैं है ना, या फिर ये वाला रेक्टेंगल ट्रायंगल पकड़े हैं, सिंपल ट्रायंगल है। दिस साइड इज आर, तो दिस इज आर, दिस इज एक्स एंड दिस साइड इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या है रेक्टेंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें ये चमकी, ये सुनो, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, चिपका दे यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू छाप रहे हैं, तो जी डी एम एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर और कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी भी निकाली। क्लियर भाई, जी डी एम जो भी है राइट, और कॉस थीटा तो तुम्हारे सामने ही है। अब थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन पे दिमाग लगाएं। ये क्या किया समझ में है, जी कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल लिया, ठीक है। डी एम है, एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2, रूट मतलब पावर इज हाफ, मल्टीप्लिकेशन बार बार जुड़ जाएंगे, 1 + 1/2 विल गिव यू 3/2, थोड़ा डायरेक्ट हो गया है। सुनो, यहाँ पे जो पावर दिख रहा है ना रे 1 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में पावर कितना दिख रहा है, रूट मतलब हाफ है, और मल्टीप्लिकेशन बार बार जुड़ जाएंगे, 1 + 1/2 डायरेक्टली चिपका दिया है 3/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, सोच के बता, जो x दिख रहा है कांस्टेंट है वेरिएबल है, यहाँ पे जो x दिख रहा है, आवाज़ नहीं आई, x जो दिख रहा है कांस्टेंट है वेरिएबल है, x कांस्टेंट है यहाँ पे, इट इज नॉट वेरिएबल क्वांटिटी। x है क्या असलियत में, व्हाट इज x हियर, x है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, सब लोग थोड़ा ध्यान दें। What is x? X is distance of point from center of ring where the field intensity and potential have to be calculated. तो आप सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे तो ही फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल पूछोगे। अगर आप डिस्टेंस वेरी करते जाओगे तो फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल वेरी करेगा ना भाई। तो आप रिंग से एक फिक्स डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो ये जो आपको x दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, ये दिस साइड इज x, क्लियर। तो ये तो x कांस्टेंट है ना, तो ऐसा मत सोचना x वेरिएबल है, x कांस्टेंट उसको भी बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो x है वो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो ये पूरा पार्टी है ना बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, जी एक्स सब कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2 ये सब कांस्टेंट बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन में ध्यान से एक क्या सिर्फ ये दिख रहा है, और डीएम में फिर से क्या मास वेरी करेगा, 0 से टोटल मास ऑफ रिंग, एम विल वेरी राइट फ्रॉम 0 से टोटल मास कैपिटल एम ऑफ दिस रिंग, बाकी लिमिट लिमिट चिपका दे। तो दिस इज जी एक्स एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर पावर 3/2, 1 का x का रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, तो 1 का m का रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इधर छाप रहा हूँ है ना, E बराबर जी एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 3/2, और अपर माइनस लोअर लिमिट चिपका दें, अपर माइनस, ठीक है। तो दिस विल चेंज टू E बराबर जी एक्स एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर पावर 3/2, और इधर से हम आ जाएगा
तो ये छोटा सा डेरिवेशन है, जे एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फील्ड डेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग अलोंग इट्स एक्चुअल पोजीशन। सिंस ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जितने भी केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स। तो जब स्कूल सिलेबस में है ही नहीं ठीक है, तो ना ही ये फार्मूले पूछे जाएंगे, और डेरिवेशन का तो है ना दूर दूर तक कोई चांस नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जो डेरिवेशन में करा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए करा रहा हूँ, है ना। एडवांस लेवल के जब हायर लेवल के प्रॉब्लम्स बनते हैं तो उनमें डेरिवेशन की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और डेरिवेशन में क्या होता है, डेरिवेशन के थ्रू ऑल्दो हो सकता है तुम्हारे स्कूल में ना हो, लेकिन उसमें कई सारी नई नई चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलती हैं, राइट। नए नए कंसेप्ट तुम्हें सीखने को मिलते हैं, जैसे इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, है ना। इसमें देख पा रहे हो ध्यान से, तो वेक्टर्स के भी फंडों का इन्वॉल्वमेंट है, कॉम्पोनेंट्स है ना भाई, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स कैंसल आउट हो रहे हैं, कौन कौन से एडअप हो रहे हैं, तो इसलिए करा रहा हूँ, है ना। स्कूल सिलेबस के लिए, ठीक है, ये सब टोटली इररिलेवेंट है ना। बट डायरेक्शन किधर भागेगा भाई साहब थोड़ा सा तेज बोलो, क्या बोल रहे हैं युगल? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लिए, है ना। तो भाई साहब सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग डेरिवेशन की जर्नी कहाँ से शुरू किए थे, ध्यान से सोच। क्या ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा क्योंकि साइन वाले तो कॉम्पोनेंट वैसे उड़ गए, कॉस वाले एडअप हो रहे हैं। तो क्या पक्की बात है, जिस डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट फील्ड डेंसिटी। ध्यान से देख, क्या डी कॉस थीटा तो मैं देख रहा है अलोंग द एक्सिस एंड टूवर्ड सेंटर, ये सुनो, डी कॉस थीटा देख ना किधर है, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग एंड टूवर्ड सेंटर। ऐसा है टूवर्ड सेंटर, ऐसा होता है इट वुड बी अवे फ्रॉम सेंटर। तो डायरेक्शन को थोड़ा सा इस तरह से आप लोग याद रखें, ठीक है। डायरेक्शन को इस तरह से याद रखें, क्या किस तरह से ये केसेस जो है अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अगला जो चैप्टर है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है, तो उसमें इन फील्ड डेंसिटी और पोटेंशियल के जो एक्सप्रेशंस हैं उनका यूज़ होगा। जैसे इस प्रोफाइल के सवाल बनाएंगे, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, बोलोगे साहब एक रिंग है, फिक्स रिंग है, ठीक है, उसके एक्सेस से कुछ डिस्टेंस पे एक हमने छोटा सा पार्टिकल रेस्टर रिलीज कर दिया है, तो ये जो पार्टिकल है वो एसएचएम करेगा, क्या करेगा, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। यू फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ दीज ऑसिलेशंस, पूछेगा बता इन ऑसिलेशंस का टीपी कितना है, टाइम पीरियड कितना है, तो इन फॉर्मूलों का वहाँ पे भी यूज़ होगा, ठीक है। और सिमिलर फॉर्मूले तुम्हें नेक्स्ट सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेंगे। जहाँ जहाँ जी दिख रहा है ना, वहाँ पे 1/4πε डाल देना, जहाँ पे मास दिख रहा है वहाँ पे चार्ज डाल देना। जैसे एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रिंग को चार्ज दे रखा है, पूछेगा बता रिंग के एक्चुअल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, सारे सिमिलर फॉर्मूला है, पूरी एनालॉजी ऐसे चलेगी, ठीक है। तो एक चैप्टर के अगर फार्मूले याद हैं तो दूसरे चैप्टर में जीवन आसान हो जाएगा, उनको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। जी को रिप्लेस करा दे 1/4πε, मास को रिप्लेस करा दे 4 से, खत्म, खटाक, ऐसा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऐसे याद रखें, क्या फील्ड डेंसिटी डायरेक्शन क्या देख रहा है, इधर देख, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी कॉस थीटा, क्या अलोंग द एक्सिस एंड टूवर्ड सेंटर, क्या है एक्सिस के अलोंग होगा टूवर्ड सेंटर, ऐसा होता है अवे फ्रॉम सेंटर टूवर्ड सेंटर। पोटेंशियल आसान है, पोटेंशियल में सर जीवन आसान है। जैसे ये डीएम मास पकड़ा था, इस मास की वजह से हम लोग इस एक्चुअल पॉइंट पे डिफरेंशियल पोटेंशियल निकाल लेंगे, टोटल निकालने के लिए डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सब आ रहा है, द साइड इज एक्स, तो ये पार्टी बन जाती है पाइथागोरस के हिसाब से √(x² एंड r²। तो क्या मैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर डिफरेंशियल पोटेंशियल गिर सकता हूँ? आवाज़ नहीं आई, यस नो, -(gm/r), एम मास से डिस्टेंस पोटेंशियल क्या पड़ता है, -(gm/r), तो -(g), m मतलब dm, और मास से पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है। अब ये पोटेंशियल स्केलर है, डायरेक्शन कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्टली उड़ा दे, मतलब पूरी की पूरी रिंग की वजह से टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए वी कैन डायरेक्टली इंटीग्रेटेड। और ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे x वेरिएबल है, ना 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 नो 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 नो, ठीक है। व्हाट इज x हियर, इट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पे आपको फील्ड डेंसिटी या पोटेंशियल निकालना है। तो सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे तो निकालेंगे, x कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है इसलिए उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। और मास वेरी करेगा 0 से टोटल मास ऑफ दिस रिंग।
1 का x के रेस्पेक्ट में इंडिकेशन x, 1 का m के रेस्पेक्ट में m हो जाएगा। लिमिट एमर चिपका दे, अपर माइनस लोअर लिमिट, m की जगह अपर लिमिट, m की जगह लोअर लिमिट, अपर माइनस लोअर लिमिट। तो यही सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ सर्कुलर रिंग। अब जो आखिरी में दो केसेस रह गए हैं, एक बचा है होलोस्फीयर का, दूसरा बचा है सॉलिड स्फीयर का। दे आर सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस। इनको अच्छे से समझना है। सबसे ज़्यादा जो सवाल बनते हैं, ठीक है, चाहे ग्रेविटेशन में चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, ये बनते हैं बेस्ड ऑन दिस लास्ट टू केसेस, होलोस्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो इनमें कुछ स्टैंडर्ड केसेस आए जो अपने को याद रखने हैं। ठीक है, क्या क्या केसेस आए? ठीक है, तो चर्चा शुरू करते हैं होलोस्फीयर से। ठीक है, क्या है साहब इस बार? इट इज अ होलोस्फीयर। ठीक है, जैसे मान लें कि साहब अपने पास एक होलोस्फीयर है, मास एम रेडियस आर। तो होलोस्फीयर की वजह से अगर डिस्कस करना है फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल, तो उसमें भी फर्दर वी कैन हैव 3 केसेस। हो सकता है पॉइंट होलोस्फीयर के अंदर लाई कर रहा हो सकता है पॉइंट सरफेस पर लाई कर रहा हो सकता है पॉइंट आउटसाइड सरफेस लाई कर रहा हो। ए पार्ट कर लें, सब केस ए, इफ द पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर, तो इसका मतलब साहब ये हुआ इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान दें। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर का मतलब हुआ इट इज, ये सेंटर है, इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। क्या स्मॉल आर मतलब साहब ये होता है इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर इट इज लेस देन रेडियस ऑफ स्फीयर। इसका मतलब ये पॉइंट अंदर चला गया है। सुनो, पॉइंट का स्फीयर से सेंटर से जो डिस्टेंस है, पॉइंट का स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये स्फीयर के रेडियस से छोटा है, इसका मतलब पॉइंट अंदर चला गया। होलोस्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल दे आर गिवन बाय दिस। हॉलो के अंदर वाले पॉइंट पे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, इनको अपने को याद रखना है। ठीक है, फील्ड डेंसिटी इज दिस, पोटेंशियल इज दिस। क्लियर? सब केस बी, बी पार्ट लिख लें। क्या है? इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? सरफेस पे लाई कर रहा है। कहाँ पे? तो इसको बोलता है स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। इस बार द पॉइंट लाइज ओवर द सरफेस, इसका मतलब ये हुआ क्या? इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इट इज सेम एज रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्या पॉइंट का स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस उतना ही है जितना कि स्फीयर का रेडियस है। इसका मतलब पॉइंट सरफेस पे चला गया। तो होलोस्फीयर के सरफेस पे फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ये रहे तुम्हारे सामने। क्या है? पोटेंशियल वही रहता है, फील्ड डेंसिटी चेंज करती है। पूरी एनालॉजी चलेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे थोड़ा थोड़ा बस फॉर्मूला में चेंज है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ना, स्फीयर के पास मास है, वहाँ पे चार्ज आ जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फीयर है, उसकी वजह से बता डिफरेंट पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना, पोटेंशियल, पूरी एनालॉजी नेक्स्ट सेशन में भी सारे के सारे एज इट इज केसेस देखोगे। क्लियर है? तो एक के फॉर्मूले याद कर ले, जहाँ जहाँ जी है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से उड़ा देना, मास है वहाँ पे चार्ज को रिप्लेस करा देना, आर तो आर ही रहेगा। थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्मूला चेंज होता है, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। क्यों होता है वो सब चर्चा हो जाएगी, छोड़ना उसको। ठीक है, अभी फंडा समझ। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल ये रहे तुम्हारे सामने, ध्यान से देख। पोटेंशियल का दोनों में कॉमन फार्मूला है, फील्ड डेंसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, सबके सी में लिखें, सबके सी इफ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर। इस बार पॉइंट बाहर चला गया है, तो पॉइंट वही है इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। क्या? इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। पॉइंट का स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो स्फीयर के रेडियस से बड़ा, मतलब पॉइंट बाहर निकल लिया है।
तो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पी के लिए जो फील्ड डेंसिटी एंड पोटेंशियल है ये रहे तुम्हारे सामने। सेम फार्मूले हैं, मतलब सिमिलर फार्मूले हैं, बस जहाँ जहाँ कैपिटल आर दिख रहा है ना उसकी जगह स्मॉल आर आ जाता है। ठीक है, ऐसे रिलेट करके याद रख ले। तो फील्ड डेंसिटी हो जाती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल ध्यान से देख सेम फार्मूले हैं, जहाँ जहाँ कैपिटल आर दिख रहा है ना उसको मैंने स्मॉल आर से रिप्लेस करा दिया है। थ्योरी वाली जो पीडीएफ फाइल है थोड़ा सा देखते भी चलें। अब इसमें 2-4 पॉइंट्स हैं जो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। पहले तो टर्मिनोलॉजी तुम लोगों को समझा दूँ, जहाँ जहाँ ये सब टर्म्स देख रहे हैं, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स क्या क्या डिनोट कर रहे हैं। एम बोले तो ठीक है क्या है, इट इज़ टोटल मास ऑफ होलो स्फीयर। जहाँ भी कैपिटल आर दिख रहा है इट इज़ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर क्या होता है? इट इज़ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर से डिस्टेंस है, सरफेस से डिस्टेंस नहीं है। कहाँ से डिस्टेंस है? व्हाट इज स्मॉल आर? इट्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, नॉट फ्रॉम, जो डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेजर करते हैं? सेंटर से, सरफेस से रीड नहीं करता, ये ध्यान रखें। क्लियर है? दैट्स द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। क्लियर है? स्मॉल आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, नॉट फ्रॉम सरफेस। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ जहाँ आपको फील्ड डेंसिटी दिख रही है, यहाँ तो दिख नहीं रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, हमेशा ध्यान रखें जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, चाहे होलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। किधर होती है? इट इज ऑलवेज, क्योंकि हमें पता है किसी भी पॉइंट मास की वजह से फील्ड डेंसिटी क्या होती है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मास। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, चाहे पॉइंट सरफेस लाई करे या आउटसाइड सरफेस लाई करे, चाहे होलो स्फीयर हो सॉलिड स्फीयर हो, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। बोलो क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर। जैसे फॉर एग्जांपल इस पी पॉइंट पर फील्ड डेंसिटी पता किधर होगी? किधर? टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे सरफेस पे ये फील्ड डेंसिटी किधर है? तो इस पॉइंट पे फील्ड डेंसिटी टुवर्ड्स सेंटर। किधर किधर किधर? सेंटर की तरफ। पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगा? सेम 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 सेम। क्या? छोड़, अलग से छाप देता हूँ, उसको थोड़ा सा अलग से आप फील करें। जैसे पॉइंट यहाँ पे लाई करे, कहीं भी लाई करे, सरफेस है वो तो कहीं भी लाई कर सकता है। इस पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर, इस पॉइंट पे है ना टुवर्ड सेंटर, है ना। जैसे बाहर कोई भी पॉइंट है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। अब बाहर वाला पॉइंट यहाँ पे भी लाई कर सकता है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, फंडा क्लियर होना चाहिए, है ना। क्या होगा? टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड समास होती है ना, टुवर्ड सेंटर हो जाएगा। डायरेक्शन छाप लें इसको। अब ये जो केसेस हैं इनको मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समराइज़ करा देता हूँ, ठीक है। कि जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर जा रहे हैं, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी, मान ले सेंटर से इन्फिनिटी जा रहा है, तो जैसे जैसे सेंटर से इन्फिनिटी जा रहे हो वैसे वैसे फील्ड डेंसिटी का किस तरह से वेरिएशन है, वैसे वैसे पोटेंशियल का किस तरह से वेरिएशन है। आओ समझें, ठीक है। ध्यान से देख, ध्यान सुनना। क्या जब तक पॉइंट होलो स्फीयर के अंदर लाई करेगा, क्या बोला? जब तक पॉइंट होलो स्फीयर के अंदर लाई करेगा तब तक अंदर वाले हर एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 मिलेगी, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ध्यान से देख, जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, जी एम आर ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब तक पॉइंट होलो स्फीयर के अंदर लाई करेगा फील्ड डेंसिटी ऑलवेज 0, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये कांस्टेंट पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना कि स्फीयर के सरफेस पे रहता है। ध्यान से देख, जितना अंदर वाले पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही सरफेस का पोटेंशियल। वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम। क्या है आउटकम? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ होलो स्फीयर इज सेम एज पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। बोलो क्या बोला मैंने? होलो स्फीयर के, सिर्फ होलो के लिए, होलो स्फीयर के अंदर वाले हर एक पॉइंट में पोटेंशियल उतना रहता है जितना कि उसके सरफेस पर रहता है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम साहब ये आया कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ होलो स्फीयर इज सेम एज पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। और वो होता कितना है? तो होता साहब ये है -gm/r। क्लियर है? छापते चला। होलो के अंदर वाले हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही रहता है जितना कि सरफेस पे पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सरफेस पे। तो सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, पोटेंशियल स्टिल कांस्टेंट, जितना अंदर पोटेंशियल था उतना ही बाहर है, ठीक है। अब सपोज हम बाहर निकलते हैं, तो जैसे जैसे आप बाहर जाते हो वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल दोनों घटते हैं। भाई स्मॉल आर, जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे
तो आर आप बढ़ाते जाओगे, आर बढ़ाएगा, ध्यान से देख, आर बढ़ेगा तो फील्ड इंटेंसिटी घटेगा, आर बढ़ेगा पोटेंशियल भी घटेगा, ऐसा है। तो यहाँ पे दो ग्राफ्स पूछता है अपने को, एक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस कर्व, दूसरा पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, ये जो ग्राफ्स हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन नीट, जेईई मेंस, एडवांस, ऐसा है कि हॉलो स्फीयर के लिए ई वर्सेस आर कर्व की शेप कैसी होगी, वी वर्सेस आर की क्या होगी, सॉलिड के लिए ई वर्सेस आर, वी वर्सेस आर, सब लोग हेडिंग बनाए। कर्व बिटवीन GFI, शॉर्टकट में लिख ले, कर्व बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो ये ग्राफ धमाकेदार है, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। ई वर्सेस आर, ठीक है। तो देखो सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें, असलियत में हो क्या रहा है, ये मान ले तुम्हारा हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इनिशियली हम मान लेते हैं जो पॉइंट है वो सब अंदर लाई कर रहा है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो जब तक पॉइंट अंदर लाई करेगा, मतलब जब तक स्मॉल आर की वैल्यू 0 और कैपिटल आर के बीच में लाई करेगी, हमेशा ध्यान रखें व्हाट इज स्मॉल आर, इट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। कहाँ से डिस्टेंस है, पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है। तो जब तक स्मॉल आर की वैल्यू 0 से कैपिटल आर लाई करेगी, तब तक ध्यान से देखें क्या फील्ड इंटेंसिटी अपने को 0 दिख रही है। तो अगर फील्ड इंटेंसिटी ही नहीं है तो क्या इनिशियली ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, ग्राफ ध्यान से देखें क्या इस तरह का देखेगा, स्मॉल आर बराबर 0 से स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। स्मॉल आर 0 मतलब सेंटर का पॉइंट है, स्मॉल आर इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, ठीक है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर, ऐसा है, ठीक है। तो जैसे जैसे स्मॉल आर को बढ़ा रहा है, राइट फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, जैसे जैसे आप सेंटर से सरफेस मूव कर रहे हैं वैसे वैसे फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो ग्राफ होगा बिल्कुल आर एक्सिस पे ही ओवरलैप कर जाएगा। ये सुनो, फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई ना, अब फील्ड इंटेंसिटी नहीं है तो आर बढ़ता रहेगा, फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 रहेगी। जैसे ही आप सेंटर से बढ़ते बढ़ते सरफेस पे पहुंचे तो क्या सरफेस पे ध्यान से देखें फील्ड इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम दिख रही थी, यहाँ पे 0 थी, सरफेस में मैक्सिमम हो गई कितनी, gm/r²। सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो गई है, पहले समझो है ना, बाद में छापा है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यूज अब कितनी है, इट इज gm/r²। आर बराबर आर पे, आर बराबर आर मतलब पॉइंट कहाँ पे पहुंच गया है, सरफेस पे। तो सरफेस वाले पॉइंट के लिए फील्ड इंटेंसिटी क्या दिख रही है, मैक्सिमम, इट इज gm/r²। और जैसे ही आप बाहर निकले, ये पहला हो गया है ना, अब सेकंड केस में आ जाए, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, पॉइंट बाहर चला गया, मतलब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से सोचें क्या फील्ड इंटेंसिटी घटते जाएगी, ये सुनो, आप जो है जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे आर बढ़ाते जाए तो आर बढ़ाते जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी घटते जाएगी। तो यहीं से आप फील्ड इंटेंसिटी को घटाना हम शुरू करेंगे। आर बढ़ा रहा है, देख ई घट रहा है, और बड़ा और घटेगा, और ज़्यादा बड़ा, ठीक है, और ज़्यादा घटेगा, और बढ़ा बढ़ा के यार इन्फिनिटी कर दें तो क्या ई 0 हो जाएगा। ये सुनो, यहीं पे मान लो आर की वैल्यू तुमने बढ़ा बढ़ा के इन्फिनिटी रख दी तो gm/इन्फिनिटी हो गया ना रे। यहाँ पे आर की वैल्यू इन्फिनिटी रख दे, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी मतलब इट्स वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है। कितना बड़ा, जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा, ऐसा है। तो 1/इन्फिनिटी इवेंचुअली वैनिश हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब जैसे जैसे आर बढ़ेगा यहीं से फंक्शन डिक्रीज होना शुरू करेगा, इन्फिनिटी पे शहीद हो जाएगा, खटाक। दस ग्राफ, ये शेप अपने को याद रखनी है, ठीक है, कि हॉलो के लिए ई वर्सेस आर की शेप क्या है। जैसे इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स में सवाल पूछ सकता है, नीट में, जेईई मेंस में भी, ठीक है, कि फॉर हॉलो स्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ई वर्सेस आर। तो ई वर्सेस आर 4 ऑप्शन छाप देगा एंड यू हैव टू पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो शेप अपने को याद रखनी है। एक छोटा सा सवाल आया, ऑल्दो किसी ने पूछा नहीं है ठीक है, मैं ही पूछ रहा हूँ, मैं ही बता रहा हूँ ठीक है। तो देख ऐसा है सवाल ये आया कि ठीक है भाई, तुम बोलोगे साहब आर बढ़ रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन साहब ऐसे ही शेप क्यों आया, आपको डिक्रीज कराना था तो ऐसे भी तो बना सकते थे, खटाक, डिक्रीज हो रहा है, ऐसे भी तो बना सकते थे भाई। तो साहब आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया
ऐसे ही क्यों बनाया, मतलब आई एम आस्किंग यू, कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो भाई साहब यहाँ पे स्लोप के फंडे लगेंगे, डू यू रिमेंबर, हम लोग मोशन इन वन डे में ये सब पढ़ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हाउ टू प्लॉट द कर्व। कर्व का जो शेप होता है वो प्रेडिक्ट होता है बाय स्लोप ऑफ द कर्व। कर्व का जो स्लोप है ना वो बताता है कर्व की शेप क्यों होगी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग स्लोप निकाल के देखोगे ना, यू विल गेट अ डिक्रीजिंग स्लोप, इसलिए ऐसी शेप मिलेगी। मैथमेटिकली समझा रहा हूँ, ठीक है, हवा हवाई बातें नहीं, ठीक है। थोड़ा सा फील कर, कोई यार रट्टा थोड़ी मारना है ना, फंडे क्लियर होना चाहिए, ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। आ जाए तो ध्यान से देखें, क्या हम लोग y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं, आवाज नहीं आई, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप dy बाई डी एक्स, तो क्या e वर्सेस r ग्राफ का स्लोप मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी आर, ये सुनो, y वर्सेस x डी बाई डी एक्स, तो e वर्सेस r डी बाई डी आर। तो स्लोप निकालने के लिए डी बाई डी आर निकाले। अब देखो ध्यान से है ना, बाहर वाले पॉइंट के लिए, ये बाहर वाली पॉइंट के लिए तो खींचा है, बाहर वाले पॉइंट के लिए साहब ई और आर में रिलेशन, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, जी एम ऊपर लिख ले, ऊपर जाएगा ना, पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब डी ई बाई डी आर अगर आप निकालेंगे तो क्या डिफरेंशिएशन तुम लोगों को चमका, ये सुनो, जी एम कॉन्स्टेंट को छोड़ दे, आर की पावर -2 का एन इंटू एक्स की पावर एन -1, ये सुनो, डी बाई डी आर एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एन इंटू एक्स की पावर एन -1, तो आर की पावर -2 का एन इंटू एक्स की पावर एन -1, तो -2 -1 मतलब -3 हो जाएगा। ये सब कांस्टेंट इनको छोड़ दे हमें सिर्फ और सिर्फ आर से मतलब है। तो ध्यान से देखें, स्लोप की आर पे जो डिपेंडेंसी है, क्या इस तरह से डिपेंडेंसी है, ये नीचे जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से सोचो, आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो आर तो बढ़ा रहे हो, आर बढ़ाने से ये जो स्लोप आपको दिख रहा है क्या घटता हुआ दिख रहा है, ये सुनो, आर बढ़ाएगा तो ये वैल्यू है ना ओवरऑल वैल्यू, मतलब स्लोप डी बाई डी आर, यही तो स्लोप है रे। तो आर बढ़ने से जो स्लोप है वो घटता हुआ दिख रहा है, स्लोप घट रहा है, इसका मतलब tan थीटा घट रहा है, इसका मतलब थीटा घट रहा है, तो स्लोप घट रहा है एंड देयरफॉर शेप इज लाइक दिस। स्लोप मान ले कुछ ऐसा डेटा होता बढ़ता, तो क्या कर्व वुड बी लाइक दिस। मान ले कुछ ऐसा डेटा होता, स्लोप कांस्टेंट होता, तो क्या कर्व वुड बी लाइक दिस। एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट रहती है, यह है डिक्रीजिंग स्लोप, ये देख खड़ैक डिक्रीज हो रहा है, थीटा घट रहा है, 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 इवेंचुअली जीरो। स्लोप इंक्रीजिंग होता है, ये देख बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 90 को 20 कर रहा है, ऐसा होता है। थीटा कांस्टेंट होता, स्लोप कांस्टेंट होता, तो कर्व वुड बी स्ट्रेट लाइन। अब समझ में आ गया, छाप लें कैसे कैसे शेप को हमने प्रेडिक्ट किया है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखें रिगार्डिंग दिस ग्राफ, एक छोटा सा पॉइंट और तुम लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, ये जो ई वर्सेस आर ग्राफ दिख रहा है, इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस कर्व एट आर बराबर आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे ध्यान से देखें, कर्व की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक कर गई है। आर बराबर आर के जस्ट पहले फंक्शन है 0, आर बराबर आर के जस्ट बाद में फंक्शन इज मैक्स। ये पूरा कंटिन्यूटी है ना, मेंटेन नहीं हुई है, पूरा कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। आर के जस्ट पहले 0 है फील्ड डेंसिटी, आर के जस्ट बाद फंक्शन मैक्सिमम है, इसलिए ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। ऐसे एक छोटा सा पॉइंट लिख ले, एक स्टार बना के सब लोग एक उसी में छोटा सा पॉइंट ऐड कर लें। ई वर्सेस आर कर्व इज डिसकंटिन्यूस एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ऐसे ही वी वर्सेस आर ग्राफ आएगा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस कर्व। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। तो देख ऐसा है, V वर्सेस आर ग्राफ। तो थोड़ा ध्यान से सोचें यहाँ पे हो क्या रहा है। जब तक पॉइंट अंदर लाई करेगा, है ना, पहला केस, अगर पॉइंट हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेंटर से धीरे धीरे इन्फिनिटी जा रहे हैं, वी आर मूविंग राइट फ्रॉम आर बराबर 0 टू आर बराबर इन्फिनिटी, है ना, सेंटर से इन्फिनिटी जा रहा है। तो सेंटर से जैसे जैसे आप इन्फिनिटी जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल किस तरह से वेरी करेगा, व्हाट वुड बी शेप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस ग्राफ, ठीक है। सो इनिशियली पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, ठीक है,
तो अंदर वाले पॉइंट पे क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है। अंदर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और उसका मैग्नीट्यूड रहता है माइनस ऑफ Gm/R। क्लियर है। और ध्यान दें यहाँ पे कि पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव है, इसलिए क्या पूरा का पूरा जो ग्राफ आपको मिलेगा वो नेगेटिव वी एक्सेस पे मिलेगा, नॉट ऑन द पॉजिटिव वी एक्सेस, एज पोटेंशियल इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी, इट्स नेवर अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ये सुनो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि r बराबर 0 से r बराबर कैपिटल R के लिए क्या फंक्शन आपको ये दिख रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा। ये सुनो, और इस पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ, नेगेटिव है ना रे, ऑरिजिन के ऊपर तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता ही नहीं है कभी, है ना, ऑरिजिन के नीचे आएगा बिकॉज पोटेंशियल इज नेगेटिव। तो ध्यान से देखें ग्राफ में डिस्टेंस बढ़ा रहा है एज यू आर मूविंग फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, सेंटर से जैसे जैसे सरफेस जा रहा है वैसे वैसे जो पोटेंशियल है वो तो कांस्टेंट है, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है कितना, माइनस Gm/R। सरफेस पे आते हो तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द होलो स्फीयर इज सेम एज पोटेंशियल एट द सरफेस। तो सरफेस पे भी इतना ही पोटेंशियल मिलेगा कितना, माइनस ऑफ Gm/R। अब बाहर चलते हैं, ठीक है, क्लास के बाहर चलते हैं, छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो अब देख सेकंड केस, अब अगर पॉइंट बाहर लाई करेगा, ध्यान समझें, अगर पॉइंट बाहर लाई करेगा तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना हो जाता है, माइनस Gm/R। अब ध्यान से सोचें, माइनस माइनस छोड़ दें, ठीक है, वो साइन कन्वेंशन का है। ध्यान से सोचें, क्या जैसे जैसे आप और ज़्यादा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे क्या पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा, माइनस छोड़ दे, ठीक है, आर बढ़ाते जाएगा, वी घटते जाएगा, और बढ़ाएगा और घटेगा, और ज़्यादा बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा भाई, और बढ़ा बढ़ा के इन्फिनिटी कर दिया, क्या पोटेंशियल शहीद हो गया। ये सुनो, मान ले बढ़ा बढ़ा के आपने आर इन्फिनिटी चिपका दिया तो 1/∞ हो गया ना भाई, 0, 1/∞ कितना हो जाएगा, 0। तो अब क्या मैं कर सकता हूँ, इधर देख, क्या मैं यहीं से पोटेंशियल को, अब देख आर की वैल्यू कैपिटल आर से, कैपिटल आर से जैसी बढ़ी है ना, मतलब जैसे ही आप बाहर निकले क्या वैसे पोटेंशियल घटा, तो यहीं से क्या मैं पोटेंशियल घटा सकता हूँ, और घटाते घटाते इवेंचुअली इन्फिनिटी पे 0 चिपका सकता हूँ। ये सुनो, अब इसमें भी वही सवाल कि आपको घटाना ही था तो आप ऐसे भी घटा सकते थे, ऐसे भी घटा सकते थे, ऐसे ही क्यों घटाया, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्लोप, पहले इतना छाप लें। सो अगर तुम्हें यहाँ पे स्लोप का लॉजिक देखना है, ठीक है, तो देखो y वर्सेस x ग्राफ का हम लोग स्लोप क्या पढ़ते हैं, dv/dx। तो बता v वर्सेस r ग्राफ का स्लोप क्या dv/dr लिखेंगे, y की जगह v आ गया है और x ये है r आ गया है। अब dv/dr मतलब देखो बाहर वाले पॉइंट के लिए देख रहे हैं, अंदर तो देखने की जरूरत नहीं कि अंदर तो मामला कांस्टेंट है, बाहर चेंज कर रहा है एक्चुअली, बाहर जैसे जैसे r बढ़ा रहा है v डिक्रीज कर रहा है, तो बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल को थोड़ा सा अच्छे से ले लेते हैं, पोटेंशियल को थोड़ा सा r को ऊपर ले गया तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, इसी को डिफरेंशिएट करा देते हैं। तो इसको अगर आप r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराने की कोशिश करते हैं, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, माइनस Gm छोड़ दो, कांस्टेंट है, x की पावर n का n x पावर n -1, तो -1 r की पावर -1 मतलब -2 हो गया, बाकी सब कांस्टेंट उसको छोड़ दे। अपने को तो स्लोप से मतलब है, अपने को किससे मतलब है, तो ये नीचे ले जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, क्या यहाँ पे आपको जो स्लोप दिख रहा है ना dv/dr, यही तो स्लोप है, वो क्या r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। और ध्यान से देखें, आप जैसे जैसे r बढ़ाते जाएंगे, स्फीयर के बाहर है ना पॉइंट, तो जैसे जैसे स्फीयर के दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे r बढ़ते जाएगा, r बढ़ाएगा, क्या r बढ़ाने से स्लोप घटता हुआ दिख रहा है, r बढ़ा रहा है ना, स्लोप घटेगा, स्लोप घटेगा, tan थीटा घटेगा स्लोप tan थीटा ही तो होता है, थीटा घटेगा, तो स्लोप डिक्रीजिंग है, थीटा डिक्रीजिंग है, इसलिए आपको कर्व की जो शेप दिख रही है वो ऐसी है, देख थीटा घट रहा है, देख घटते घटते 0 हो गया। थीटा अगर बढ़ता शेप वुड बी लाइक दिस, थीटा बढ़ रहा है, खड़ा है, देख थीटा बढ़ रहा है, बढ़ थोड़ी रहा है, स्लोप कांस्टेंट आता, ऐसा कुछ डेटा होता, कर्व वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ये सुनो, एक स्ट्रेट लाइन का थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, ये सुनो। बट सिंस यहाँ पे जो स्लोप है इट्स अ डिक्रीजिंग स्लोप, इसलिए कर्व की जो शक्ल है, जो शेप है, वो आपको ऐसी दिख रही है। तो कर्व की शेप क्या होगी, ये एक्चुअली में प्रेडिक्ट करता है ग्राफ का स्लोप, तो उसको भी छाप लें, है ना, कैसे कैसे। बाकी शेप देखो अपने को याद रखना है, हॉलो के लिए ई वर्सेस आर की शेप क्या है, वी वर्सेस आर ग्राफ की, है ना, ये शेप जो है दिस वी नीड टू रिमेंबर।
जो पोटेंशियल का रिलेशनशिप है जो तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, ये देख v बराबर माइनस ऑफ जी एम बाई आर। ध्यान से देख, v और r में जो रिलेशन दिख रही है y बराबर 1/x की है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, हाइपरबोला नहीं है, इट इज़ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा है। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।